फैक्ट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शमशेर। इस वक्त की बड़ी खबर, 22 अप्रैल को पहलगाम में शहीद हुए थे 26 लोग, जिसमें से 25 टूरिस्ट और एक लोकल थे। पाकिस्तान से टेररिस्ट ने इस वारदात को अंजाम दिया था और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि हम इसका बदला लेंगे, वील चूज द प्लेस एंड टाइम। वो प्लेस एंड टाइम जो उन्होंने चूज किया वो था कल की इंटरवीनिंग नाइट, यानी कि 6 और 7 मई की रात। और भारत ने हमला किया, टारगेट्स चूज किए। ऑपरेशन सिंदूर उसका नाम था और उसके बारे में, उसमें क्या क्या हुआ, उसकी डिटेल्ड जो तफसील है वो देंगे कर्नल डीएस चीमा, जो डिफेंस एक्सपर्ट है। काफी समय से ये काफी टीवी चैनल्स पे और लेख लिखते हैं, अखबारों में और टीवी चैनल्स पे आते हैं। इनसे इनकी एक्सपर्टीज लेंगे हम कि असल में क्या क्या हुआ, कहां कहां हुआ। मैं आपको जगहें बता दूं कि सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद में मोटा मोटा जो है वो मैं आपको बता देता हूं। गुलपुर कैंप कोटली में, भीमबेर, सरजल कैंप सियालकोट में, वैसी और भी जगह हैं मुरीदके में। और तकरीबन 9 जगह पे भारत ने टारगेट किया, स्ट्राइक्स की। और इस ऑपरेशन के जो डिटेल्स हैं वो क्या थे, किस तरह का ये ऑपरेशन था, वो कल चीमा बताएंगे। कल साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। थैंक यू शमशेर जी, थैंक यू सो मच। सर तो बताएं आप, पहले तो मैं ये बता दूं अपने दर्शकों को कि कर्नल चीमा की जो पैदाइश है वो सियालकोट की है। सियालकोट में ये एक स्ट्राइक सियालकोट में भी हुई। और कर्नल चीमा की जो वाइफ, लेट वाइफ है, वो कोटली से। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपको इस जगह के बारे में, क्योंकि आप भारतीय फौज में यू आर कर्नल, यू आर एन ऑफिसर, और आपको इस एरिया के बारे में काफी ज्यादा पता है, यू नो इट बाय द इंचेस। तो इसके बारे में बताएं आप ऑपरेशन। देखिए, पहले तो मैं पूरे भारतवर्षियों को, चाहे वो भारत में है या बाहर है बैठे हुए, उनको बधाई देता हूं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो इतना सक्सेसफुल, इतना सटीक और इतना बढ़िया तरीके से किया गया कि हर भारतीयों को अपनी फौज, अपनी सेनाओं के ऊपर, अपनी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ही फख्र होना चाहिए। मुझे बहुत फख्र है, इसलिए जय हिंद और जय हिंद की सेना सबसे पहले मैं कहूँगा, उसके बाद बात करते हैं। अभी बात यह है कि जब से पाकिस्तान बना है, उन्होंने जो डिवीजन हुई उस टाइम उसको जस्ट माना नहीं, ठीक नहीं माना, और 48 में हमारे ऊपर अटैक कर दिया। और उसके बाद आपको पता है कि क्योंकि ना वो मॉरल लोग हैं, ना प्रोफेशनली मॉरल आर्मी है, उनकी मोरालिटी तो है नहीं, उन्होंने ऐसी हरकतें की और उनको इस तरह के लीडर, जिनको वो रहनुमा बोलते हैं, वो इस तरह के मिले। चाहे वो भुट्टो था, चाहे याहिया खान था, चाहे मुशर्रफ था, सारे जनरल। और अभी लेटेस्ट जो नमूना है वो जिसको हम मुल्ला जनरल बोलते हैं, उसको तो शायद जनरल कहना भी बुरा लगता है, आसिम मुनीर। ये सारे लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी पोजीशन को वहां पर बनाए रखने के लिए। ये सारे जनरल जो है पाकिस्तान आर्मी के, ये वो लोग हैं जिनका बिजनेस इंटरेस्ट है हर जगह पर। इनकी कई सैकड़े एकड़ लैंड है। और मैं एक किसी बड़े सीनियर आईपीएस ऑफिसर से बात कर रहा था, वो जब विजिट पर गया तो कहता है, एक जनरल साहब शेखी बगा रहे थे कि मेरी जमीन जो है 7 रेलवे स्टेशन जो लगते हैं उतनी मेरी जमीन है यहाँ पर। सो वो लोग प्रोफेशनल नहीं है, वो बिजनेसमैन टाइप के लोग हैं और उनको मोरालिटी के साथ कोई लेना देना नहीं। इसलिए अपनी होंद को बचाए रखने के लिए, अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए, उन्होंने इंडिया के साथ दुश्मनी जो है वो एक स्टेट पॉलिसी बना ली। और हर टाइम, हर जगह जहां मौका मिला, भारत को उन्होंने काटने का, पीटने का, जख्म देने का, नुकसान करने की कोशिश करते रहे। लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको पता ही है जो पहलगाम में हुआ। उसके पहले क्या क्या हो चुका है, उसमें कितना खून बहा है, कितना नुकसान भारत ने उठाया है। अभी होता ये था कि भारत को एक सॉफ्ट स्टेट या ऐसा समझा जाता था कि इनको इमोशनली हाईजैक किया जा सकता है, क्योंकि अटल जी पोइट थे, वो चले गए वहाँ लाहौर बातचीत करने के लिए, उनकी सपोर्ट करने के लिए कुलदीप नैयर जैसे लोग, खुशवंत जैसे लोग और बड़े लोग थे जो सपोर्ट करते कि अच्छे रिलेशन होने चाहिए। उसके बाद मोदी साहब भी झांसे में आ गए, एक बार वो भी चले गए वहाँ पर। मनमोहन सिंह जी का भी एटीट्यूड ये था
कि प्यार मोहब्बत पीस, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी फितरत ऐसी होती है कि वो बातें ये समझते नहीं। तो अल्टीमेटली जब इंडिया ने रियलाइज किया, और थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी, जब इन्होंने रियलाइज किया कि ये अभी नहीं हो सकता, इसके बियॉन्ड जाना जो है वो कमजोरी समझी जाएगी हमारी, तो उन्होंने रिएक्ट किया और इतना सोच समझ के प्लान करके इतना बढ़िया स्टीक जवाब दिया कि जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान दशकों याद रखेगा। मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि जब सारे राइटियस तरीके किसी भी मुसीबत को ठीक करने के लिए खत्म हो जाए, ऑल आउट एफर्ट्स, तो उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने कहा है जफरनामा में, जो उन्होंने औरंगजेब को लेटर लिखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जब सारे और रास्ते बंद हो जाए तो फिर शमशीर उठा लेना या तलवार उठा लेना वो ठीक है। तो ये रास्ता अभी जरूरी था, और इसलिए थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट यू हैव टेकन दिस स्टेप, एंड वेरी हैप्पी दैट दे हैव बीन पनिश्ड, दे डिजर्व्ड इट। अच्छा सर, ये जो 9 जगहें, इनको थोड़ा सा आप बता सकते हैं दर्शकों के लिए एक एक करके, जैसे मुजफ्फराबाद है, हाँ, कोटली है, ये सारी देखिए, चाहे मुजफ्फराबाद हो, चाहे भावलपुर हो, शेखुपुरा जगह है, कोटली है, सियालकोट है, ये सारी जगह वो है। एक तो आपको पता है कि जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, POK, तो जम्मू और कश्मीर का जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है, एक तो वहां पर है मुजफ्फराबाद जो डीप इनसाइड है, कोई 300 किलोमीटर या कुछ श्रीनगर से। हाँ, तो बाकी LOC से बात कर लो, बाकी जो है कोई 30 किलोमीटर है, कोई 50 किलोमीटर है, कोई 100 किलोमीटर है, कोई 150 किलोमीटर है। ये सारी वो जगह है जहां पर टेररिस्ट को ट्रेनिंग दिया जाता था, उनको तैयार करके उनके ट्रांजिट कैंप थे। देखो ना, एक सिस्टमेटिक तरीके से जब आर्मी आपको सपोर्ट करती है तो आपके ट्रांजिट कैंप भी होंगे, आपका ट्रेनिंग का सिस्टम भी होगा, आपने एकड़ों में ऐसी चीजें। सर सियालकोट का जो है, सियालकोट कितना दूर है यहाँ से बॉर्डर से? सियालकोट होगा 50-60, और सर्जल कैंप है यहाँ। सो ये सारे उन्होंने, राह का बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें हिस्सा है, IB का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और ये सारी इनपुट जो है हमारे पास थी। और ये जो 14 दिन लगे, इसमें शायद और इनपुट बिल्कुल इसको पिन पॉइंट करने की जो थी, ये सब कुछ वो हो रहा था जो आम आदमी को तो नहीं समझ लगती, पर ये 14 दिन जो है ना, ये फाइन ट्यूनिंग हो रही थी कि कहां पर कैसे, फिर कौन सा वेपन सिस्टम चुना जाए, किस तरह का, जैसे अगर रफाल चुना गया है तो उसमें कौन सी मिसाइल यूज की जाए। मिसाइल का रेंज होता है 50 किलोमीटर भी है, 100 भी है, 500 भी है, 5000 भी है। तो कौन सी मिसाइल जिसको क्या यहाँ से पायलट जो है कंट्रोल करे और वहां पर उसके ऊपर होवर करे उसके ऊपर, और फिर उसको ठीक टाइम पर उसको, सो स्किल ट्रेंड जो है बंदा जो उसकी, सो ये सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करने में टाइम लग गया, पर देर आए दुरुस्त आए। जो ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल होती हैं, it reaches the target and then it can hover there. These are air to surface missiles. Air to surface and it can hover there. It can go and hover over the target, और नीचे से बंदा जो स्किल्ड आदमी है वो उसको एब्सोल्युटली इंश्योर करके कि जब ये ड्रॉप हो रिमोट से, दूर से उसको किया जा सकता है कि कहां पर गिरेगा, और वो भी स्किल है जिस आदमी ने ये किया है। और फिर ड्रोन का ड्रॉप करना। सो ये ट्रेनिंग जो है इंडियन एयरफोर्स की और इंडियन आर्मी की, नेवी की, ये इस तरह के है कि हम तो तैयार थे और तैयारी दिन रात करते रहते हैं, क्योंकि हमारे तो आम कहा जाता है कि जितना स्वेट आप पीस में उतना काम जो है खून बहेगा। तो हमारी तो पीस टाइम की ट्रेनिंग जो है वो भी बड़ी रेगुलर होती जाती है। वेराज वो आर्मी है वो अयाश लोग हैं, वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते, उनको ट्रेनिंग से कोई मतलब नहीं, खाना पीना और मजे करना ये उस आर्मी का एक सिस्टम है। सो ये क्योंकि राइटिस्ट काज के लिए था, और इसलिए ये और जरूरी है कि हमने उनकी एयर स्पेस वायलेट नहीं की। विदाउट वायलेटिंग एयर स्पेस एंड विदाउट काजिंग कोलेटरल डैमेज सिविलियन को, इवन उनके आर्मी के टारगेट्स को। अगर आप लाहौर के 20 किलोमीटर जा सकते हो तो लाहौर भी जा सकते हो। आपको थोड़ा सा ये भी मैं आपसे कंफर्म कर लूं कि जो खबरें काफी जगह पाकिस्तान चैनल्स में चल रही है कि 2 राफेल्स डाउन किए, वो सारी गलत खबरें हैं। देखिए, होता ये है कि आपने
देश में अपने देशवासियों का मोराल हाई रखने के लिए साइकोलॉजिकल वारफेयर, कई चीजें जो है जानबूझ के, आप तो मीडिया के लोग हैं, आपको पता है, कुछ चीजें जानबूझ के लीक की जाती है ताकि लोगों को ऊपर फैले ये चीजें, चाहे उनका मतलब कुछ हो ना हो। तो अभी जब आपको तिलमिलाते हो, आपको थप्पड़ पड़े होते हैं बड़े, आपको चोट लगी है बड़ी जालिम, तो आपने कुछ ना कुछ तो ये बोलना है कि हमने तो ये भी कर दिया। झूठ बोलना है, बिल्कुल झूठ है जी इसमें। देखिए फिर उनको प्रोड्यूस करने दो। देखो जब तक पायलट नहीं पकड़ा जाता या उस एयरक्राफ्ट के कोई पार्ट्स नहीं आप दिखा देते, तब तक कैसे कोई मान ले कि आपने उसको गिरा दिया। तो ये झूठ जो है, झूठ तो उनकी फितरत है, झूठ तो उनकी हिस्सा है उनके। आप देखिए हर चीज में झूठ डिनाई नहीं करते हैं, पिछले 75 सालों से डिनाई करते हैं, हमारा कोई इसमें हाथ नहीं है, हम तो सिर्फ उनको मॉरली सपोर्ट करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को ये है वो है। सो ऑल दैट इज नॉनसेंस, देयर इज नो सच डैमेज। पर ये जरूर है कि थोड़ा और लड़ाई का लेवल शायद इंटेंस हो सकता है और बढ़ सकती है लड़ाई आगे, ये जरूर है। कर्नल साहब, एक बिकॉज वी हैव सेड, हमारी सरकार ने भी कहा कि ये मापा हुआ यानी कि मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी है। एब्सोल्युटली। जनरल नरवाणे का सुबह स्टेटमेंट था कि पिक्चर अभी बाकी है। तो ऐसा लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान भी एक उस वो भी कोशिश करेगा कि हाउ टू गेट बैक टू इंडिया। तो इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ एस्केलेशन? एस्केलेशन इंडिया की तरफ से नहीं कोशिश होगी, हमारी पूरी कोशिश होगी कि यहाँ पर इसको रिस्टेन किया जाए, यहाँ पर हम कोशिश करें। पर क्योंकि जानते हुए कि पाकिस्तान किस तरह का मुल्क है, उनकी तरफ से और तगड़ी रिटेलिएशन और उसकी संभावना बहुत हाई है और उसके अगेंस्ट फिर हमें तो एक्ट करना ही पड़ेगा। सो पर मेरा नहीं ख्याल कि सब कुछ देखते हुए फुल फ्लैश कंप्लीट टोटल ऑल आउट वार की अभी भी संभावना है। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान इज आई थिंक गोइंग मोर फॉर द ऑप्टिक्स, अपने देश में बताने के लिए कि जी हमने ये कर दिया। इससे ज्यादा वो अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि वो बड़े इर्रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। क्योंकि वो देखो, जब कोई धर्म के लिए लड़ता है ना, हम तो धर्म के लिए नहीं लड़ते, हम तो धर्म युद्ध करते हैं, हम तो धर्म की बात करते हैं, पर धर्म युद्ध। पर वो धर्म के लिए लड़ना जो है वो उनकी फितरत है, ये उनकी आदत है। तो जब कोई धर्म के लिए लड़ता है तो वो कोई हदें पार कर सकता है, दे कैन गो टू एनी एक्सट्रीम, बिकॉज उनको लगता है कि हमारे धर्म के ऊपर अटैक हो गया, हम तो जी ये है वो है। सो इसके लिए तैयार रहना, हर ऐसी सिचुएशन, ऐसी कोई वो बढ़ती हुई उसके लिए। और जिसके आप संकेत देख रहे हैं, गवर्नमेंट ने जिस तरह की एडवाइजरी इशू की है और प्रधानमंत्री जी जो है प्रेसिडेंट मैडम को भी मिल रहे हैं, सारी चल रही है तैयारी। तो अगर एस्केलेट हुआ तो उसमें नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान का है। देखो, पाकिस्तान मस्ट अंडरस्टैंड कि एनी इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ वार इज गोइंग टू अल्टीमेटली डैमेज देम मोर एंड मोर। और ऐसा देश जिसके पास 5, 7, 10 दिन से ज्यादा लड़ने की हिम्मत ही नहीं, इकोनॉमिकली, एमुनेशन, वेपन सिस्टम, ये सब कुछ। और चाइना एक ऐसा देश है जो मैं समझता हूं कि डायरेक्टली तो इसमें इन्वॉल्व होगा ही नहीं, हथियार भेजेगा, मॉरल सपोर्ट करेगा, तुर्की भी कर सकता है, जो छोटे मोटे देश जो उनको सपोर्ट करते हैं। पर वी आर मॉरली राइट एंड वी हैव द वर्ल्ड ओपिनियन विद अस। यूएसए हमारे साथ है, यूरोप हमारे साथ है, रशिया हमारे साथ है। तो वो सब कुछ एक तो हमें मॉरल करेज देता है कि वी आर राइट एंड वी मस्ट फाइट इट आउट। और दूसरा ये चीज़ है कि हमें पता है कि दुश्मन की फितरत क्या है, दुश्मन कैसा है। तो उसके लिए अगला कुछ टाइम हमारे लिए मुश्किल तो है, भारत के लिए, है ना। हमारी इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा, हमारी डेवलपमेंट और ग्रोथ के जो हमारे टीचे थे वो सारी चीज़ें जो है अफेक्ट होंगी। पर जब मजबूरी हो तो फिर तो दुश्मन को टांग मारना बनता है ना। अच्छा, तो ये जो एवरीबडी वाज वेटिंग, ऐसा लग रहा था कि ये जो मॉक ड्रिल है, आज मॉक ड्रिल होने वाली है। और मॉक ड्रिल नेचुरली इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस पे होती है और वो वैसी होती है जैसे असल युद्ध में होती है, वॉर में होती है। तो आज वो तो हो गया, मॉक ड्रिल भी हो गया एक तरह का, और एक्चुअल ड्रिल भी हो गया, और हमला भी हो गया। एयरफोर्स ने जब कहा था कि ये एक्सरसाइज करी जाएगी, तो मुझे थोड़ी सी इंकलिंग कल थी कि शायद, क्योंकि हमने ऐसे हालात देखे हैं कि वो जो ऐसी ड्रिल की जाती है या जो इसको एक्सरसाइज बोलते हो, वो कई बार इस तरह के हो सकता है
किसी को नहीं पता था। और यही सरप्राइज जो है, यही तो सबसे बड़ी जो है ताकत है दुश्मन के अगेंस्ट अटैक करने की। देखो उनको हमने साइकोलॉजिकली वियर आउट किया, कब 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 वो बोलते रहे 24 घंटे के अंदर, 36 घंटे के अंदर, कल होगा, परसों होगा, परसों। तो ये सारा सोच समझ के एक रणनीति के अंदर इसको उनको थोड़ा सा धीरे 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 धीरे, और फिर वो टाइम चुना जब हमें शूट करता, जब हम बिल्कुल तैयार थे। तो दिस वाज ए ग्रेट स्टेप एंड वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। ठीक है सर। तो दिस वाज कर्नल DS चीमा। इन्होंने बताया कि ये किस तरह की स्ट्राइक्स थी। 9 जगह पे स्ट्राइक्स हुई। आपको मैं दोबारा बता दूं कि सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद में, गुलपुर कैंप कोटली में, भीमबेर, अब्बास कैंप कोटली में, सर्जल कैंप ये सियालकोट में पड़ता है, मरकज तैयबा ये मुरीद के में बहुत नजदीक है बॉर्डर से, और मुजफ्फराबाद ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये 9 जगहें तकरीबन थी जहां के भारत ने स्ट्राइक्स की। और अभी पाकिस्तान कोशिश करेगा कि इसका बदला ले, मगर भारतीय जो फौज है, एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, वो इसके लिए पूरी तरह से किसी भी तरह की सिचुएशन के लिए, बैटल फ्रंट के लिए तैयार है। धन्यवाद।